हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा गुरुकुल में। ये 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 दोनों की वीडियो होने वाली है। तो सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने के लिए देखिए इस वीडियो को आखिर तक। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रखा है आपको कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, मतलब ट्रू फॉल्स कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती, ये पूछा गया है इसमें। तो वास्तविक संख्या जो होती है सभी संख्याओं का समूह होता है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होगी। तो ये कथन जो है यह सत्य है। आइए एक बार देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है। जी हाँ, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बना होता है। तो इसमें दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं, तो वास्तविक संख्या जो है वह एक अपरिमेय संख्या भी होती है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, सॉरी, पहले का दूसरा देखते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों प्राकृत संख्या जो होती है, ये हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 2 3 4 ऐसे होती है। तो ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर रूट m जो है, अगर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m मतलब प्रत्येक में रूट लगे, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो ऐसा असत्य है ये, क्योंकि संख्या रेखा पे नेगेटिव में भी होती हैं संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, और ऋण संख्या जो होती हैं वो किसी का वर्गमूल नहीं होती। असत्य है क्योंकि ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या प्लस में होती है। तो इस वजह से ये जो कथन है यह असत्य है। आइए तीसरा देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? तो ये भी असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है उसमें परिमेय संख्या भी आती हैं, और परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे की विपरीत होती हैं। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय नहीं हो सकती। एक बार इसको इंग्लिश में भी करेंगे, हिंदी इंग्लिश साथ लेते चलेंगे। पहला जो क्वेश्चन था कि जो अपरिमेय संख्या होती हैं वह वास्तविक संख्या होती हैं, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ट्रू एज ए रियल नंबर इज एदर रेशनल और इरेशनल। तो इनका जो ग्रुप होता है उससे बनता है ये। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में फॉल्स आएगा। एज नंबर ऑफ अदर टाइप्स ऑल्सो लाई ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि नंबर लाइन पे जो ऋणात्मक वाले नंबर होते हैं वो किसी का वर्गमूल नहीं होते हैं, इसलिए उस पर फॉल्स ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पूछा गया था कि जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो उसमें रेशनल नंबर्स भी आते हैं, इसलिए फॉल्स आएगा। फॉल्स एज रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब कि परिमेय संख्या का हमें उदाहरण देना है वर्गमूल करके। तो इसको हम किस तरीके से दे सकते हैं? तो परिमेय संख्या के बहुत सारे उदाहरण निकल जाएंगे। देखिए, एक मिनट,
एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अगर धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या है, उनके जो वर्गमूल होंगे वो अपरिमेय होते हैं। तो सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, किसी किसी के परिमेय होते हैं। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन, हम पहले तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद रूट 1 को देख लीजिए। रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। तो ये धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल 1 ही है। ये भी एक परिमेय संख्या है, रूट 4, रूट 9, इसका वर्गमूल 3 होगा। तो ये सारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो सभी जो होती हैं, सभी अपरिमेय नहीं होती, कुछ संख्याएं जो होती हैं वह परिमेय होती हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, कुछ के परिमेय भी होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए ज़रा एक बार आप। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। निरूपित करना है तो इसमें हमें स्केल की और प्रकार की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सॉल्यूशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये रहा। तो इसमें क्या कहा है, देखिए पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हमने 1-1 सेंटीमीटर के अनुसार उसमें गैप लिया और फिर ए बिंदु से एक रेखा खींची 1 सेंटीमीटर की और दूरी 0 से दूरी ली 2 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर है और ये जो ऊपर वाली दूरी है ये 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से खींची हमने एक लाइन, तो ये एक त्रिभुज बन गया। तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज पर यहाँ पर बनेगा रूट 5। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ पाइथागोरस प्रमेय से। ज़रा एक बार पाइथागोरस प्रमेय को देख लेते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज AOB में तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार का और लंब का वर्ग जो होगा वो हाइपोथेसिस जो होती है कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा उनका सम हाइपोथेसिस के स्क्वायर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार। OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। OA कहाँ पर है हमारा? OA ये रहा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर AB पर 1 है। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, क्योंकि 1 गुणा 1 करने पर 1 ही आता है, आप सभी को पता होगा। तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। लेकिन 5 जो है ये OB स्क्वायर का आया है। अब हमें OB का आंसर लाना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट लगाएंगे दोनों तरफ। तो इसका जो रूट है वो स्क्वायर से हट जाएगा। तो OB बराबर आ गया आपका रूट 5 और OB। और अब देखिए, अब हमने अभी त्रिभुज पर दर्शाया, इसको इस तरफ दर्शाना है हमें, लाइन सेगमेंट पर, इसको रेखा पर दर्शाना है हमें। तो क्या करेंगे कि प्रकार से यहाँ तक एक चाप लगाएंगे और जहाँ पर भी वो लगेगी तो वही उतनी ही दूरी क्या कहलाएगी? रूट 5 कहलाएगी। और OB और जहाँ पर वो कट करेगी उधर हम C लिख देंगे, ठीक है। तो OB और OC जो है बराबर हो जाएंगे रूट 5 के। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ये वाली 1.2 यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है ये केवल कक्षा के क्रियाकलाप के लिए है। तो अब हम करेंगे 1.3। आइए 1.3 में चलते हैं। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन। हमें इनके दशमलव प्रसार को बताना है, ठीक है, कि वो शांत दशमलव है या
अनवसानी पुनरावृत्ति हो रही है, इस चीज़ को हमें बताना है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इस चीज़ को हमें बताना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इन सब की क्या करनी है, भाग करनी है, एक दूसरे से भाग करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 36 की 100 से भाग करते हैं हम, तो 36 की 100 से भाग करने पर 36 तो छोटा बैठता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो को बढ़ा देंगे, जैसे कि आपने पहले की क्लासेस में भी कर रखा होगा। जब एक ज़ीरो बढ़ेगी तो ये 360 हो जाएगा। अब 100 3 ज़ा 300, कितना बचेगा, 60 बचेगा आपका। एक ज़ीरो ले सकते हैं हम अपनी मर्ज़ी से, एक ज़ीरो ले लिया, और 100 6 ज़ा 600, तो आपका आंसर आएगा 0.36। और ये जो है बिल्कुल शांत है, क्योंकि ये आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा, इस वजह से इसको शांत लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग। इंग्लिश वाले लिखेंगे टर्मिनेटिंग, हिंदी वाले शांत लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। दूसरे क्वेश्चन में 11 को 1 से डिवाइड करना है, तो इसमें क्या होगा कि 0.0 लगेगा, क्योंकि इसमें हमने 2 ज़ीरो लिए हैं। एक बार ज़ीरो लगने के बाद हमने पॉइंट लगाया सॉरी, ज़ीरो लगने के बाद हमने पॉइंट लगाया, उसके बाद एक और ज़ीरो लिया, इस वजह से एक और ज़ीरो लगाया है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद 11 नंबर 99, फिर एक बचेगा, ठीक है, फिर डबल ज़ीरो लगेगा, फिर 11 9 ज़ा 99 आएगा, फिर एक बचेगा, तो फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 0.09 पे बार लगा के छोड़ देंगे। बार का क्या मतलब है कि 0909 चलता ही जा रहा है, ठीक है, 09, तो हमने इसको बार लगा के छोड़ दिया और उस पर लिख दिया अनवसानी पुनरावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 8 का 8 नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब 8 की करनी है, पहले हमें 4 से गुणा और फिर 1 से प्लस, तो 8 चौक 32 और 1 33/8 हो जाएगा ये, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपको, 33/8 हो जाएगा। अब 8 और 33 की कर देंगे हम भाग, तो आंसर आएगा हमारा इतना। जब तक या तो ज़ीरो ना आ जाए या फिर जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या ना आ जाए, तब तक हम उसको निकालते हैं। जब यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो ये शांत दशमलव है जिसमें ज़ीरो आ गया, और जो संख्याएं दोबारा से रिपीट होकर आती हैं तो वो अनवसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये जो तीसरा वाला है ये शांत है, चौथा वाला जो है ये है अनवसानी है। ये देखिए, इसकी जब हमने भाग करी तो फिर से वही संख्या आई, ऊपर आपका 30 था तो नीचे भी आपका यहाँ पे जाके 30 आ रहा है, ठीक है। तो फिर जहाँ तक हमने संख्या निकाली थी 9 तक आपको बार लगाना है, यहाँ तक 9 तक बार लगाना है। ये फिर से रिपीट हो रहा है, ये जो 2 है, तो ये अनवसानी पुनरावृत्ति है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 11 से 2 की भाग होगी तो कितना बचेगा। चलिए, तो दो तो 11 से छोटा है, तो ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे पहले, 20 हो गया, 11 कम 11 9 बचेगा, ज़ीरो ले सकते हैं हम अब एक अपनी मर्ज़ी से, और 88, 11 8 88, फिर से 2 बच रहा है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, अनवसानी पुनरावृत्ति हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 400 की 329 से भाग करनी है, तो फिर से वही ज़ीरो लगा के पॉइंट आएगा। उसके बाद क्या होगा, 4 के टेबल में 2 बार ज़ीरो लगा दो, 400 का टेबल बन जाएगा, बहुत सिंपल है। 3200, 8 ज़ा 900 बचेगा, 2 ज़ा 800, 400 2 ज़ा 800। अब कितना बचेगा यहाँ पे, 100 बचेगा। 100 बचेगा तो एक ज़ीरो हम ले सकते हैं, क्योंकि 100 छोटा है। तो फिर से 1000
तो 400 टू ज़ा 800, 200 बचेगा, फिर ज़ीरो लगाएंगे तो 400, 5 ज़ा 2000 बचेगा ज़ीरो। ये है आपका शांत, टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछा है? दूसरे क्वेश्चन पे पूछा है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 को इस तरीके से लिखते हैं, भाग करके 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आपको बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 का दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो ये सवाल बहुत सिंपल है, आइए इसको करते हैं। क्योंकि उसने हमें 1/7 का मान बता रखा है, 1/7 का मान बता रखा है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा कराया गया है। यू नो दैट 1/7 इनका इसकी वैल्यू है, ठीक है। वही चीज़ इन सब के मान आपको बताने हैं। देखिए तो कैसे कर सकते हैं। देखिए हमें भाग नहीं देनी, गुणा तो कर सकते हैं ना। देखिए 2/7 को कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7। वही चीज़ तो है, अगर 2 से 1 की गुणा होगी तो 2/7 हो जाएगा। बराबर में 2 गुणा, और 1/7 का क्या मान था, 1/7 का मान था 0 पॉइंट ऊपर बार लगा है और 142857। तो इससे इसकी गुणा कर देंगे तो ये आंसर निकल जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसा ही 3 के साथ करेंगे, 3/7 के साथ। अब की गुणा इसकी 3 से करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे। जैसा हमने पहले 2/7 के साथ करा वैसा ही इन सभी के साथ कर दिया, तो इन सभी के आंसर्स निकल आएंगे, ठीक है। मतलब भाग नहीं करिए, हमने गुणा करा है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड बिना किए हमने इस आंसर को निकाल दिया अपना। चलिए देखते हैं। उम्मीद है ये वाला सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमें कुछ नहीं करना इसमें, बस 1/7 की वैल्यू लिखनी है और 2 से 3 से सबसे गुणा कर देनी है। 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, इन सब से आपको गुणा करनी है बस, और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। अब इसको, इन सभी ये जो संख्या है इनको आपको व्यक्त करना है P/Q के रूप में, ठीक है। और P और Q जो है पूर्णांक हैं, जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से परिमेय संख्या में लिखने की कह रहा है, ये बट्टे के रूप में लिखना है। चलिए बार वाली संख्याएं बहुत सिंपल है, आराम से लिख सकते हैं। देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q not is equal to 0 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 0.6 पे बार, 0.6 बार देखते हैं। लेट माना x बराबर 0.6 पे बार, ठीक है। बार का क्या मतलब होता है, इसको खोल देंगे अब हम। x बराबर 0.666, ये चलता ही जाएगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, 2-3 ही संख्या लेंगे, 666, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब दोनों तरफ करेंगे 10 से गुणा। जब दोनों तरफ 10 से गुणा हो जाएगी तो आपका क्या आएगा, 10x आएगा, और यहाँ पर 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो 6.66 आपका आएगा। तो ये हो जाएगी समीकरण 2। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है। जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10x इज इक्वल टू 6.666 और x इज इक्वल टू 0.66। तो 10x में से 1x चला जाएगा तो 9x बचेगा,
और 6 का 6 बचेगा, बाकी जगह आ जाएगी 0 आपकी। ठीक है, 6 में से 6 गया 0 0 0 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो x अब ये 9 जो है गुणा में था, ये चला जाएगा बट्टे में, 6/9 आएगा आपका आंसर। और जब इसको 3 से डिवाइड करा जाएगा दोनों को, तो आएगा आपका 2/3, 0.6 बराबर 2/3, ये आ गई आपकी 0.6 पे बार बराबर 2/3, ये आ गई आपका आंसर। परिमेय संख्या भी आ गई आपकी, P/Q के फॉर्म में लिखना था ना हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार 0.47 है, 0.47 और 7 पे बार लगाया है। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था, पॉइंट में हमें सब आंसर नहीं लाना, तो हम क्या करेंगे इस बार, एक बार 10 से गुणा करते हैं, एक बार 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 10 से गुणा करी तो एक पॉइंट आगे बढ़ गया, 4.777 हो गया ये, और 100 से गुणा करी तो 47.777 हो गया। तो अब 2 में से 1 को कर देंगे हम माइनस, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 100x में से 10x घटेगा तो आ जाएगा 90x, और 47.77 में से 4.77 को घटाएंगे तो आएगा 43। तो 90x और 43 आ गया आपका। नाइन्टी एक्स और 43 आ गया आपका। अब ये 90 चला जाएगा बट्टे में, तो 43/90 आ जाएगा आपका। तो ये आपकी आ गई परिमेय संख्या। ठीक है, P/Q के रूप में भी ये हो गया, और Q बराबर ≠ 0 है। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल, 0.001। अब देखिए एक संख्या पे बार है तो हम क्या करते हैं, एक संख्या पे बार है तो 10 से गुणा, दो संख्या पे बार है तो 100 से गुणा, और अगर 3 संख्या पे बार है तो 1000 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, P/Q के रूप में निकालने के लिए लेट माना x बराबर 0.001 पे बार। ठीक है, इसको खोल देंगे तो ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी 1000 से गुणा होगी तो 1 आ जाएगा आगे। ठीक है, ये हुई समीकरण हमारी 2। अब समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे, जब 2 को 1 से घटाएंगे तो 999x इधर बचेगा और इधर बचेगा 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/999। ठीक है, तो ये हो गए P/Q के सारे सवाल। चलिए अब चौथे सवाल को देखते हैं एक बार। चौथे सवाल में इसको 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है आपको। और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने सहपाठियों के साथ आपको चर्चा करनी है, सहयोगियों, कक्षा के सहयोगियों और अपने अध्यापक के साथ चर्चा करनी है। चलिए चौथा सवाल करते हैं। जैसा हमने तीसरे क्वेश्चन में करा था वैसे ही चलेगा ये इस क्वेश्चन भी। लेट माना x बराबर 0.999, समीकरण 1 हो गई, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 0.9 पे बार लगा सकते हैं। ठीक है, जब 9 पे बार लगा सकते हैं तो फिर ये कितने से गुणा होगी, 10 से होगी ना। अब 10x = 9.999 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करी तो 9.999 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 10x = 9.999 और फिर x = 0.999। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या बचेगा, इधर बचेगा 9x और इधर बचेगा 9, तो x बराबर 9/9, आंसर आ जाएगा आपका 1। अब देखिए 0.999 क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो हम इंग्लिश में लिख देंगे सो देयर इज़ नो गैप बिटवीन 1 and 0.999 एंड हैंस दे आर इक्वल। और
हिंदी में लिख सकते हैं मैं आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि 0.99 और 1 दोनों एक बराबर आए हैं, अर्थात 0.9 और 1 दोनों बराबर हैं। ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, इसमें आपको 1/17 दशमलव प्रसार की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है ये लिखना है। ठीक है, मतलब कि आपको इसमें भाग देना है और फिर जो क्वोशंट होगा उसकी अधिकतम संख्या देखनी है। विभाजन प्रक्रिया से करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 17 की डिवाइड 1 से करनी है। पहले तो 1 छोटा होता है तो 0 से 0 लगा के पड़ेगा। 10 भी छोटा होता है लेकिन फिर एक और 0 लगेगा। ठीक है, फिर 17 पंजे 85। ठीक है, 15 बचेगा, 1 0 हम ले सकते हैं अपने आप। और 17 8 136। ठीक है, 14 बचेगा, इस बार 0 ले सकते हैं। 17 8 140, 4 बचेगा। 17 दूनी 34, 6 बचेगा। 17 तिया 51, 9 बचेगा, 0 1 ले सकते हैं। 17 पंजे 85। अब यहाँ 5 बचेगा। 17 दूनी 34, 17 निमा 153। यहाँ पे 16 बचेगा, 1 0 लेंगे तो फिर 17 निमा 153। 7 बचेगा, 1 0 लेंगे। 17 चौका 68। 2 बचेगा, 1 0 ले सकते हैं। 17 कम 17। 3 बचेगा, 1 0 ले सकते हैं। 17 कम 17। इस बार 13 बचा, 1 0 ले सकते हैं। 17 7 119। ठीक है, 17 7 119। 11 बचेगा, 1 0 ले सकते हैं। 17 छिक्का 102। 8 बचेगा, 1 0 लेंगे। और यहाँ बचेगा आपका 17 चौका 68। 12 बचेगा, 1 0 लेंगे। 17 7 119। और लास्ट में फिर से आ गया आपका 1। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि जब तक जो ऊपर वाली जो संख्या है वो रिपीट ना हो जाए, जब तक हम सवाल को रोकते नहीं हैं या फिर 0 ना आ जाए। तो देखिए अब ये रिपीट हो रही है, और ये कितनी संख्याओं बाद रिपीट हो रही है? 16 संख्याओं बाद रिपीट हो रही है। मतलब हम इस संख्या के बाद अब इस पर लगा देंगे बार, क्योंकि बार बार यही संख्या रिपीट होगी। तो हिंदी में लिखेंगे 16। हम आश्चर्यचकित क्यों हैं? नहीं, इसका जो आंसर है 16 अंकों बाद उसकी पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, पुनरावृत्ति होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट वाइल इनपुटिंग 1/17 और 16। देखिए 16 अंकों बाद, बहुत बड़ा सवाल है। 16 अंकों बाद इसकी पुनरावृत्ति हुई है। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल। छठे सवाल में जो है P/Q और Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं और जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण संतुष्ट करता है, संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, चलिए छठे सवाल पर चलते हैं। तो देखिए 1/2। ठीक है, परिमेय संख्याओं को लेना है ना। 11/5, 17/20, 21/10। तो देखिए कि जब इसको भाग करा तो 0.5 आया, इसको भाग करा तो 2.2, इसको भाग करा तो 0.85 और इसको भाग करा तो 2.1। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, ये जो
आंसर्स आ रहे हैं आपके, ये जितने भी आंसर्स आ रहे हैं आपके, ये सभी शांत दशमलव में है, टर्मिनेटिंग में है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या करा है, किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होगा जब 2 और 5 अथवा उसमें दोनों होते हैं, मतलब कि दोनों का या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी आपका शांत दशमलव आएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 2 और 5 की 2 पंजे 10 दूनी 20, 2 गुणा 5 गुणा 2, मतलब 2 का स्क्वायर गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, मतलब कि 2 और 5 जहाँ पे आएंगे वही क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी शांत दशमलव प्रसार के रूप में वो व्यक्त होगा। ठीक है, जैसे कि 17/20, इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.85। ठीक है, तो ये शांत दशमलव प्रसार के रूप में आ रहा है इसका आंसर। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें 2 और 5 है। ठीक है, मतलब कि जिस भी जो Q है वहाँ पे जब 2 और 5 का रूप होगा तभी आपका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आएगा। ठीक है, या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इफ़ ए डोमिनेटर इज़ ए रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, देन एंड ओनली देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 2 और 5 उसमें होने ही चाहिए, तभी आपका ये क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती में हो। अनवसानी अनावर्ती में होना चाहिए, तो बहुत आसान है। चलिए करते हैं। आपको अपरिमेय संख्या लिखनी है एक तरीके से। अपरिमेय संख्या 0 पॉइंट लगाकर और फिर कुछ ऐसा लगाना होगा आपको। ये देखिए, अपरिमेय संख्या में निकालना है आपको। 0 लगा के पॉइंट लगा, 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ये उदाहरण है आपके नॉन टर्मिनेटिंग के, अनवसानी पुनरावृत्ति के, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, संख्या रिपीट हो रही हैं बार बार, और अनुसानी में क्या होता है, रिपीट ही होती है ना संख्याएं। 0.20 2 00 2 000, इसी तरीके से चलते जाएंगे। इस तरीके से ये हुआ है 0.30 0.003 00003 403, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। आठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल है, इन दोनों को आपको भाग कर देना है। जो आंसर आएगा आपका, उसमें आपको जो पहली संख्याएं लिखी हुई दिखें उनके बीच की संख्या लिख देनी है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया हुआ। ये देखिए, ये देखिए, इरेशनल नंबर निकालने हैं आपको। अब देखिए, 7 की भाग 5 से करेंगे तो आंसर ये आएगा 0.714285। जब 11 से 9 की भाग करेंगे तो आएगा 0.81। ठीक है, अब इरेशनल नंबर निकालने तो 71 और 81 आ रहा है ना। अब इसके बीच की संख्या निकाल दो, जैसे कि यहाँ पे निकाला हुआ है 0.750 7500 7500 7540। ऐसे ही यहाँ पर 0.767 76700 767 000। ऐसे ही यहाँ पे अब 80 का आ गया
मतलब कि 81 से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। और 71 और 81 के बीच की संख्या ही लेनी है आपको, ठीक है। अब ये सारी 71 और 81 के बीच की तो संख्या है 0.80, 800, 0.80, 800, 8000, 840, इस तरीके से ये चलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं आगे। तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। किसके बीच के? 5/7 एंड 9/11 के। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, 9वां सवाल, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है ये। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। बस आपको बताना है, मतलब कि अलग अलग करना है इनको, कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, बस आपको इतना बताना है। देखिए क्लासिफाई करना है। अब देखिए ये 5 सवाल हैं टोटल, ये 5 सवाल हैं। चलिए रेशनल नंबर इरेशनल नंबर लिख लिया है हमने, ठीक है। अब देखिए ये जो 23 है ये किस में जाएगा? 23 का क्या किसी का रूट होता है? नहीं, तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा इरेशनल में, अपरिमेय संख्या में जाएगा। रूट 225 है, अब रूट 225 जो है वह किसका रूट होता है? 15 का होता है शायद, 15 5 पंजे 25 का 5 से लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7 और आ जाएगा 15। जब प्लस करेंगे कितना आएगा? 5, 7 और 5 12 का 2 हासिल लगेगा 1 और 1 2, 225, बिल्कुल सही है। ये होगा 15 का स्क्वायर, तो ये जाएगा परिमेय संख्या में, ठीक है। 225 जाएगा परिमेय संख्या में। अब ये देखिए ये है ये शांत दशमलव है, तो शांत दशमलव है, ये किस में जाएगा? ये जाएगा परिमेय संख्या में, क्योंकि परिमेय संख्या बट्टे वाली संख्या होती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 7 9 6, बट्टे में जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1 लगाया और 0 0, जितनी संख्या उतनी 0 लगा दी, तो ये बट्टे के रूप में तो अपने आप हो गया ना, तो इसलिए इसको परिमेय के संख्या के रूप में लिखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये संख्या जो है चलती जा रही है, तो ये अपरिमेय संख्या में जाएगी, इरेशनल। ऐसा ही इसके साथ भी होगा, ये दोनों ही इरेशनल में जाएंगी, क्योंकि ये चलती ही जा रही हैं संख्याएं, इस वजह से। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये दोनों एक्सरसाइज समझ में आई होंगी और आपके पेपर में इससे आपको मदद मिलेगी। अगली एक्सरसाइज कुछ दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगी उनकी भी। कुछ ही दिनों में 1.5 1.4 को इस बार नहीं करा रहे, क्योंकि 1.4 शायद MCQs में ना आए, इसलिए 1.5 और 1.6 की वीडियो आपको कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाएगी। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।